हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टाइम में। तो आज अपने जो लास्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी बात अपन कर ली थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके क्या किस में माइटोकॉन्ड्रिया कौन सेल में सबसे अधिक होते हैं और कौन से अमीबा में सबसे अधिक होते हैं और इसे क्या कहते हैं, अमीबा को क्या कहते हैं, वह अपने सभी ने बात कर ली थी। अब चलते हैं आगे अपने। अभी बात कर लेते हैं जैसे इसको बात की सेल का शक्तिग्रह कोशिका बेंट्री एटी फैक्ट्री इसके कोशिकांग पादप कोशिका का दूसरा बड़ा पादप कोशिका का दूसरा बड़ा कोशिका कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया, और पहला बड़ा है हरितलवक पादप कोशिका, और जो एनिमल जो जंतु कोशिका उसका सबसे बड़ा कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो इसके स्ट्रक्चर में जो बाहर की परत दिखाई दे रही है अपने को, ये परत ये क्या कहलाती है, तो ये बाहरी कहलाती है बाहरी झिल्ली। जस्ट इसके अंदर जो अपने ये ऐसे बना रखी है तो ये कहलाती है आंतरिक झिल्ली, या इसे साइटोक्रोम भी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने कि जो ये इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपने को वो कहलाता है साइटोक्रोम। इसके बीच में यहाँ पर जो क्या है साइटोक्रोम, और जो ऊपर जैसे ये पंख के समान लगे होते हैं इसे क्या कहते हैं ऑक्सीसोम, और इसे पूरे को क्या कहते हैं क्रिस्टी। ऊपर वाले को क्या कहते हैं ऑक्सीसोम, नीचे वाले को क्या कहते हैं साइटोक्रोम, और इसको पूरे को क्या कहते हैं क्रिस्टी। ऑक्सीसोम है उसे F1 कण भी कहते हैं। और इसके अंदर जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है जिसे क्या कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और जो अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कौन सा बच गया, तो ये है राइबोसोम, और इसी के अंदर कौन सा 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार नगन DNA पाया जाता है इसका आनुवंशिक पदार्थ। इसके अंदर नगन का मतलब पहले भी बताया था मैंने कि स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे इसकी ये जो इसका आनुवंशिक पदार्थ हो गया, और ये क्या हो गया 17 प्रकार का राइबोसोम। तब इसमें क्या क्या होते हैं तो हम आगे बात कर लेते हैं अपने इसमें स्ट्रक्चर का क्या काम क्या होता है। तो जो लिंक रिएक्शन होती है अपनी जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसके अंदर लिंक रिएक्शन चलती है। अब लिंक रिएक्शन क्रेब्स चक्र ETS कहाँ पे चलते हैं, तो ये अपने प्लांट फीज योग अंदर से पढ़ेंगे। जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश अपना है वहाँ पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन क्या होती है, क्रेब्स चक्र क्या होता है, ETS क्या होता है वहाँ पढ़ेंगे। तभी एक बार याद रखिए कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर लिंक रिएक्शन चलती है। और मैट्रिक्स है जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जितना भी एरिया कवर करता है ये एरिया पूरा मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। और जो ऑक्सीसोम है जो ये नीचे वाला भाग है ऑक्सीसोम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो रिएक्शन है वो चलती है ऑक्सीसोम में। और जो इसके अंदर आपने पहले भी देखा था कि जो ये जो डबल स्टैंडर्ड नगद DNA है वृत्ताकार DNA यानी इसकी आनुवंशिक पदार्थ है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है वो कुल पूरी सेल का DNA है उसका मात्र 1% होता है। यानी जो पूरी सेल है उसका जो DNA होता है वो उसका खाली 1% किस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और बाकी सेंटर यानी न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे इसमें। अब बात करें अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक है ये दोनों अर्धस्वायत्त अंग है। अर्धस्वायत्त यानी अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक है दोनों द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है और अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। अर्धस्वायत्त का मतलब होता है जो प्रोटीन निर्माण करने में खुद की प्रोटीन निर्माण करने में सक्षम होते हैं। और इनको कोशिका कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक तो ये कुछ प्रोटीन निर्माण में सक्षम होते हैं, दूसरे पास इनके खुद का DNA होता है। खुद का DNA राइबोसोम और कोशिकांग होते हैं, इसलिए इनको कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक दोनों के लिए कहा गया है। और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोशिकांग और जो प्रोसेस चलती है वो बिल्कुल हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके समान चलती है।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 70-80 प्रकार का राइबोसोम होता है, वैसे ही किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। वरना यूकैरियोटिक सेल में तो 80 प्रकार का होता है, और प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का, और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार का। यानी राइबोसोम बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होता है, और समान ही डीएनए होता है। यानी इसमें नगण्य डीएनए पाया जाता है, यानी स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको उसके समान और विभाजन भी सेम माना गया है, ऐसे अलग प्रकार से। तो अब बात कर लेते हैं कि जो सर्वाधिक एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये जो मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है, यानी जो अंदर वाला भाग है पूरा, दोनों झिल्ली आंतरिक झिल्ली के अंदर जो भाग पाया जाता है उसमें मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो स्तनधारी जीव है उनके माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम पाया जाता है, जो एक अपवाद है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, CUT एग्ज़ाम में, CUT और नीट एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ामों में आ सकता है। स्तनधारी माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम पाया जाता है, ये एक अपवाद है। अब बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके कार्य क्या है, क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य एक तो सबसे पहले एनर्जी जनरेट करनी, यानी ATP का निर्माण करना। दूसरा है आनुवंशिकता में योगदान देना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर खुद का DNA होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे, एनर्जी उत्पन्न करके आनुवंशिकता में योगदान देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरे ये कि श्वसन के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी खुद श्वसन नहीं करता, पर ये श्वसन के लिए जो स्थान प्रदान करता है और उसके लिए एनर्जी देता है। और अंडे होते हैं, अंडों में पित्तक यानी उसका वर्णक होता है, उसको सांद्र मतलब गाढ़ा, यानी गाढ़ा बनाता है। अंडकों में जो वर्णक होता है उसको सांद्र बनाता है, ये इसके काम है। अब आगे बात कर लेते हैं हरितलवक की। हरितलवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, और जो हरितलवक है उसको सबसे पहले शब्द दिया था हेक्कल ने। हेक्कल नामक वैज्ञानिक को उसने हरितलवक के शब्द दिया था। लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णित लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णित लवक कहते हैं, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं। पहले कर लेते हैं बात वर्णित लवक की। वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, यानी इसमें वर्णक यानी रंग भरे होते हैं। यानी इसमें अब जो वर्णित लवक है इसमें रंगीन वर्णक भरे होते हैं, यानी ये कलरफुल होता है। इसका कार्य पादपों में रंग उत्पन्न करना होता है। ये जो प्लास्टिड है इसका काम क्या होता है, पादपों में रंग उत्पन्न करना, जिससे दल और बाह्य दल फल पाए जाते हैं। यानी जो प्लांट का बाहर, जैसे आपने फ्लोर देखा होगा, फ्लोर के बाहर क्या होता है, फ्लोर के बाहर जो हरी संरचना होती है, उसके अंदर गुलाब के फूल के जैसे नीचे हरी संरचना होती है, उसके ऊपर गुलाबी संरचना होती है, पंखुड़ियाँ होती है। वो काम कौन करता है, वर्णित लवक करता है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं अवर्णित लवक, यानी इसके अंदर वर्णक है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कलरफुल नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है, भोजन संचित होता है, यानी भोजन का स्टोरेज होता है। अब भोजन स्टोरेज 3 प्रकार से होता है। कैसे, पहला होता है एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन स्टोरेज होता है। दूसरा है एमाइलोप्लास्ट, इसमें स्टार्च यानी मंड का संचय होता है। तीसरा है एलियोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, वसा का संचय होता है। इसमें एलियोप्लास्ट वसा का संचय होता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगला रह गया अपना हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसका क्लोरोप्लास्ट शब्द दिया था फरेरा नामक वैज्ञानिक ने। और आगे बात कर लेते हैं, इसकी खोज है वो सिंपर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इसके शब्द फरेरा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हरित लवक में भोजन संचय पायरोनाइड कण के रूप में होता है। हरित लवक में संचित भोजन पायरोनोइड कण के रूप में होता है, जिससे एक कण होता है। इसके अंदर बाहर प्रोटीन होता है और अंदर के बाहर स्टार्च होता है, बाहर की तरफ स्टार्च और अंदर की तरफ प्रोटीन पाया जाता है। उच्च पादपों में अंडाकार या फिर डिस्क नुमा हरित लवक पाया जाता है। जो जंगल में प्लांट होते हैं, बड़ी जो लॉन्ग एज के प्लांट होते हैं, उनमें जो पादपों में जो हरित लवक होता है वो डिस्क नुमा या फिर अंडाकार का पाया जाता है, यानी जैसे इस प्रकार का होता है। और सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, ये होता है हरित लवक होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो वर्णकों का समूह होता है, जैसे क्वांटोसोम, उस क्वांटोसोम मतलब होता है जैसे 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर,
ऐसे 200 से 300 कलर है, उनको एक साथ में क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम। और प्रकाश संश्लेषण की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, क्वांटोसोम होती है। रूबीज को पृथ्वी पर सर्वाधिक मिलने वाला एंजाइम प्रोटीन एंजाइम कौन सा है, रूबीज को एंजाइम है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आई होप ये समझ गए होंगे। तो लास्ट हमने बात कर ली थी कि जो हरितलवक है वो क्या होता है और किस प्रकार बनता है और इसमें क्या क्या होता है, जो सारी बात कर ली। अब इसमें जो इसका डायग्राम है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो यहाँ ये भी द्विझिल्ली युक्त कोशिकाएं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो बाहरी को झिल्ली, अंदर वाली आंतरिक झिल्ली। ये तो होगी नॉर्मल बात इसकी। अब बात कर लेते हैं आगे इसमें जैसे बात कर लेते हैं इसमें आगे कि जो इसका राइबोसोम होता है इसमें किस प्रकार का होता है, तो ये 70-80 प्रकार का होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक में होता है। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मैट्रिक्स, और यहाँ का क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा, जिसमें अप्रकाशिक रिएक्शन होती है। अब अप्रकाशिक रिएक्शन क्या होती है वो आगे बात करेंगे अपने। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि इसमें जो प्लाज्मिड होता है यानी डबल स्टैंड, इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंड वर्ताकार नगण्य डीएनए, जिसमें प्रोकैरियोटिक के समान होता है। इसका डीएनए 14% होता है, यानी जब जो टोटल डीएनए होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया तो 1% था और जो हरितलवक है वो 14% है। तो इसी प्रकार ये पूरा है। और जो इसमें अंदर रूबीज को एंजाइम जो पृथ्वी पर से अधिक मिलता है, जो प्रोटीन एंजाइम, वो रूबीज को एंजाइम इसमें पाया जाता है। अब मेन बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे आपको जो ये सिक्कों की गड्डी जैसी दिखाई दे रही है, सिक्के एक दूसरे के ऊपर सिक्के से, जो एक सिक्का है उसको क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। एक सिक्का है उसे क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और जो इसको जो पूरी जो सिक्के है इसको क्या कहते हैं, ग्रेना। पूरे क्या कहते हैं इसको, ग्रेना। और इस पूरे को क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। ये क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। और जो इसके दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेकोइड। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल थाइलेकोइड। और इसके अंदर जैसे यहाँ इसको एक सिक्का उसको बोलते हैं थाइलेकोइड, और जो इसके अंदर जो पॉइंट जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यानी ऐसे, अब ऐसे है ये ऐसे, और इनके अंदर जैसे ये दिखाई, तो ये क्या है, क्वांटोसोम है। ये क्या है, क्वांटोसोम। तो मेन जो इसकी इकाई क्या होती है, इकाई अब लास्ट अपने पढ़ा था, इकाई क्या होती है इसकी, तो वो होती है क्वांटोसोम। जैसे ये ऐसे इसकी संरचना ऐसी है और इसमें इस प्रकार पाए जाते हैं। तो जो ये है ये क्या है, इसका क्वांटोसोम, और इसकी क्या इकाई है, ये सबसे छोटी यूनिट है इसकी। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वांटोसोम और राइबोसोम, स्ट्रोमा और डीएनए कितने परसेंट होता है, ये इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने राइबोसोम की। हर कोशिका में पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो ये पढ़ लेंगे। अभी बात कर ले राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने की, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसे पेलाडे के कण भी कहते हैं। पेलाडे के कण कहा जाता है इसे। पादपों, ये तो हो गया मनुष्यों में देखा पेलाडे ने, पर पादपों में सबसे पहले किसने देखा, तो रोबनसन ने सबसे पहले पादपों में से देखा। तो जो राइबोसोम होता है उसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी कहते हैं, और एक मात्र कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। आपने पहले भी देखा कि प्रोकैरियोटिक में 17 प्रकार का, और जो यूकैरियोटिक है उसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और ये झिल्ली रहित कोशिकांग, ये भी बताया अपना। और कोशिकांग ये भी मैं अपने पढ़ा था, कोशिकांग। और ये सेल का इंजन भी कहलाता है। ये सब नाम है इसके, वो अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कोई भी सवाल भी आ सकता है। अब जो राइबोसोम होता है इसके संगठन ये किस से लेकर बना होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, राइबोसोम बना होता है। आईओपी आपको पता होना चाहिए किससे बना होता है, ये क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आया हुआ है 2019 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में, यानी आरएनए इसके अंदर होता है और प्रोटीन की लेयर बाहर होती है इसमें, और इसे राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो केंद्रिका में होता है। ये आपको अच्छे से या पता होना चाहिए, राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो केंद्रिका में होता है। ये क्वेश्चन सब कुछ आए हुए हैं, वही करवा रहा हूँ मैं आपको। और अब बात कर लीजिए इसकी स्ट्रक्चर के राइबोसोम की। तो राइबोसोम 17 प्रकार और 80 प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। और 17 प्रकार है
वो इस प्रकार दो दो शाखाओं बन जाते हैं, 30S और 50S। वहीं बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए दो प्रकार के बन जाते हैं। वहीं जो 80S प्रकार है वो भी आगे दो प्रकार बन जाते हैं, 60S और 40S। और जो ये बीच में होता है, इनको देखिए यहाँ पे, ये क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है वो उनको दोनों को आपस में जोड़े रखता है। इनकी जो राइबोसोम की जो सब यूनिट है उनको जोड़ता कौन है, तो मैग्नीशियम जोड़ता है। अब बात करें इसमें आगे इम्पोर्टेंट और क्या है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, 60S। तो इसमें आएगा 28। अब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें बता देता हूँ आपको, जो सबसे बड़ी है 60S, तो इसके अंदर पाई जाती है आपकी 28। इसके अंदर कौन सी 28 पाई जाती है सबसे पहले 60 में। और इससे छोटा कौन सा 50, तो 50 में पाई जाएगी 23। और इससे छोटा कौन है 40 में 18 और 30 में 16। इस प्रकार आपको जैसे यहाँ यूनिट छोटी हो जाएगी वैसे यहाँ पर भी यूनिट छोटी हो जाएगी। और जो बड़े हैं दो, उनमें 5 पाया जाएगा। सबसे बड़ी है उसके अंदर 60 है, उसके अंदर 5.8 और 5.5S पाया जाएगा। और इससे छोटे 50 है, उसमें 5S पाया जाएगा। इस प्रकार ये RNA में पाए जाते हैं। अब बात करें इसमें जो S है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या होता है, स्वेडबर्ग, यानी अवसादन दर के घनत्व को दर्शाता है ये। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आपने पीछे बात की थी कि मनुष्यों के अंदर ये स्तनधारियों का RNA 55S प्रकार का होता है, जिसकी सब यूनिट होती है 35S और प्लस 25S। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके एग्जाम में आ सकता है। और अब एक चीज़ और बनती है कि जो अन्य राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम किससे बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन। और ये क्या करते हैं कि राइबोसोम बन गया और mRNA जो राइबोसोम बन गया वो mRNA से जुड़ के क्या बनाता है, पॉलीसोम बनाता है। और इसके जो पॉलीसोम बनता है उसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दोबारा बता रहा हूँ मेरे को, जो राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम यहाँ पे अपने बनाया था, राइबोसोम वो mRNA से जुड़कर पॉलीसोम बनाता है, यानी rRNA प्लस प्रोटीन प्लस mRNA जुड़ के क्या बनाता है, पॉलीसोम। और ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब बात करें जो 5S है, अपने पढ़ा था जो 70S है और 80S है, यानी 60 और 50 दोनों यूनिट है उसके अंदर पाया जाता है। यानी 5S है वो 5S RNA है, वो 70S और 80 दोनों में पाया जाता है। तो ये कॉमन है। कोशिका द्रव्य में सर्वाधिक RNA कहाँ, RNA राइबोसोम के रूप में पाए जाते हैं। यानी कोशिका द्रव्य होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जो RNA है वो मैक्सिमम किसके रूप में पाया जाता है, वो राइबोसोम के रूप में पाया जाता है। और DNA जो केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब बात करें जो 23S RNA, यानी सबसे बड़ा कौन सा था, 28S, उसके बाद 23S, उसके बाद 18S और उसके बाद 16S। तो जो 23S RNA है, rRNA एंजाइम, जो 23S RNA है वो एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए इसे राइबोजाइम भी कहा जाता है। अब अपना अगला टॉपिक आ गया गोल्जी काय। आपने आई होप आपने नाम सुना होगा, जिससे पीछे आपने बात की थी इसकी। और गोल्जी काय क्या करता है, गोल्जी काय करता है पादप कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक में पादप कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे, इसमें बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय क्या करता है, तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी, कैमिलो बॉडी। और इसके बाद कहाँ पे की थी, तो उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। अब इसके अन्य नाम भी हैं, आई होप आपने नाम सुने होंगे पहले इसके, डिक्टियोसोम, लेपिडोकॉन्ड्रिया, डोटन समिसर होता है। और आपने सुना था आत्मघाती थैली, इसे गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी बॉडी के पास का क्षेत्र है वो क्या होता है, जोन ऑफ एक्सक्लूसिव, यानी विस्फोटक क्षेत्र होता है। विस्फोटक क्षेत्र होता है, इसे गोल्जी बॉडी के आसपास क्षेत्र को विस्फोटक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करें आगे इसका संगठन होता है वो क्या होता है इसका, जैसे किस से बनी होती है। एक होता है सिस्टर्न जो स्रावी भाग होता है, दूसरा नलिका होता है, तीसरा आशय होता है इसका, तीसरा भाग आशय होता है इसका। जो तीनों भाग होते हैं ये सिस्टर्न, नलिका और आशय,
ये तीनों केंद्र के पास, यानी ये केंद्रक है और ये पूरा केंद्र के पास संगठित होकर गोल्जी बॉडी, यानी ये जो पूरा संगठित एक अच्छी संरचना होकर और केंद्र के पास जुड़ी होती है, गोल्जी बॉडी बनाती है। तो अभी इसकी जो आगे इसकी खुद की स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो इस स्ट्रक्चर है पूरा, इसके अंदर एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है। जो ट्रांस होता है वो परिपक्व सतह होता है और अवतल सतह होती है। जो शीर्ष सतह होती है वो निर्माण का सतह होती है और उत्तल सतह भी होती है। इस प्रकार इसको विभाजित किया है। तो यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से आएगा आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये यहाँ से आएगा इसका क्वेश्चन। अब एक आगे क्वेश्चन और आता है, उसमें बता देता हूँ आपको क्या आता है वहाँ पे। इसमें आता है कि इसके जो गोल्जी बॉडी उसके कार्य होते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है? जो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड के रूप में चेंज कर देता है, इसे ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। अब बात करें तो जो अंतर कोशिकीय परिवहन है, यानी एक सेल से दूसरे सेल, या फिर यानी एक सेल दूसरे सेल, इन दोनों के बाहर जो परिवहन है उनको नियंत्रित कौन करता है? परिवहन का नियंत्रण करता है जो गोल्जी बॉडी है वो करता है। इसलिए सेल का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस मैन या फिर मिडिल मैन किसे कहा जाता है? तो अंतर कोशिकीय परिवहन जो गोल्जी बॉडी है उसे सेल का ट्रैफिक पुलिस या मिडिल मैन कहा जाता है, क्योंकि अंतर कोशिकीय परिवहन है उसका नियंत्रण करता है। अब बात कर लेते हैं अगले कार्य की। इसकी अगला कार्य इसका कोशिका पट्टी या फिर कोशिका भित्ति या मध्य पटली का निर्माण करता है। मैंने शुरुआत में बताया था, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, कोशिका पट्टी का निर्माण करता है, और मध्य पटली का जहाँ आपने पढ़ा था गोल्जी बॉडी, यानी दो सेलों के मध्य जो जोड़ता है कोशिका पटली का कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट था, वहाँ इसका निर्माण करता है। और जो शुक्राणु होता है मनुष्य के अंदर, जो वीर्य के अंदर शुक्राणु होता है, उसका एग्रोसोम जो आगे वाला भाग होता है उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी करता है। और हार्मोन सीक्रेशन करता है, और जड़ों में श्लेष्मा स्त्रावित करता है, यानी ये स्त्रावी भाग होता है, यानी हार्मोन सीक्रेशन करता है जड़ों में श्लेष्मा मतलब जो चिपचिपा भाग होता है जड़ों को, जब जड़ों को अपने पौधा उखाड़ते हैं तो उसमें मिट्टी चिपकी होती है, तो वो किसके कारण? श्लेष्मा कारण होती है। वो इसका स्त्रावन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। अब बात करें तो अपना है जो नेक्स्ट कोशिकांग है वो है एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं अंतःपर्दव जालिका, जिसकी खोज की थी पोर्टर ने। यह क्या होता है कि इस केंद्र के पास बाहरी झिल्ली से जुड़ी रहती है। जो गोल्जी बॉडी था वो तो केंद्र के पास संगठित था, पर यह क्या होता है केंद्र के बाहरी, जैसे केंद्र की दो झिल्ली है तो ये बाहरी झिल्ली के साथ इस प्रकार जुड़ी रहती है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें भी जो गोल्जी बॉडी की तरह सिस्ट नहीं होती है, नलिका होती है, आशय होता है। यह कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं, यानी जो गोल्जी बॉडी थी वो तो इस प्रकार व्यवस्थित थी, पर यह क्या होता है इस प्रकार फैली रहती है। अब बात करें इसमें आगे उसकी ओर। इसे सेल का अंतःकंकाल या फिर झिल्लिका तंत्र भी कहते हैं। अंतर सेल यानी पूरी कोशिका में फैली रहती है और टूटती रहती है, बनती रहती है, इसलिए इसी कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। अब इसी किसी साइटोपंजर या फिर कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? तो ER प्लस सूक्ष्म तंत्र में क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन प्लस दूसरा क्या होता है? सूक्ष्म नलिका किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका कंकाल। ER एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम प्लस सूक्ष्म तंत्र में कौन आ गया? एक्टिन प्रोटीन, और सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये सभी क्या मिला के साइटो का मतलब कोशिका, पंजर का मतलब कंकाल, कोशिका कंकाल बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम होती है यानी अंतःपर्दव जालिका, वो दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ यानी चिकनी। तो जो रफ होती है यानी खुरदरी होती है इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, और जो स्मूथ चिकनी होती है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। और जो खुरदरी होती है यहाँ पे इसमें राइबोप्रोटीन पोरिन प्रोटीन और होती है, और इसमें स्मूथ में नहीं होती। और वहीं बात करें जो खुरदरी होती है उसमें प्रोटीन प्लस स्त्रावण से संबंधित कार्य होते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं जो चिकनी होती है उसमें वसा प्लस स्टीरॉयड से संबंधित विषय वस्तु बनती है। और वहीं बात करें तो इसमें आगे जो खुरदरी होती है ये अधिक स्थायी होती है, जो स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है वो कम स्थायी होती है, यह आपको पता होना चाहिए। अब एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम में इसके कार्य क्या है? तो इसको कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं।
कोशिका को ये आंतरिक सरा प्रदान, यानी पूरी कोशिका में ये पूरी कोशिका ये केंद्रक है, तो इस प्रकार ये फैली रहेगी, तो पूरी कोशिका को मजबूत बनाए रखेगी। दूसरी बात इसमें यह आ गई कि जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर अंतः कोशिकीय परिवहन का नियंत्रित करती है। बाहर कौन कर रहा था? बाहर तो जो अपने लास्ट पढ़ा था, लास्ट क्या पढ़ा था अपने, जो लास्ट अपने गोल्जी बॉडी पढ़ा था, उसके अंदर अपने ये सभी देखा था कि बाहर का जो नियंत्रण है वो कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी करते हैं। और जो आंतरिक अंतः परिवहन कोशिका यानी सेल के अंदर का परिवहन कोशिका नियंत्रण कौन करता है? तो ये ER करती है। अगला कार्य इसका कि जो प्रोटीन प्लस वसा का निर्माण करता है, प्रोटीन का यहाँ प्रोटीन करेगा, यहाँ वसा का निर्माण करेगा। और केंद्रीय झिल्ली का निर्माण कौन करता है? तो ये चिकनी होती है, जो चिकनी अंदर पदार्थ होती है, वो क्या करती है? केंद्रीय झिल्ली का निर्माण करती है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगी केंद्रीय झिल्ली का निर्माण कौन करता है, तो अगर अंतः पदार्थ मतलब ऑप्शन में एक है तो वो सही होगा। अगर खुरदरी और चिकनी दोनों ऑप्शन में है तो चिकनी ऑप्शन सही होगा आपका। कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। और केंद्रीय झिल्ली का निर्माण अंतः पदार्थ जालिका करती है। और ड्रग और प्रदूषकों के विषैले प्रभाव, अगर शरीर के अंदर ड्रग्स होते हैं, विषैले प्रदूषक चले जाते हैं, तो उनका विषैले प्रभाव कम कौन करता है? केंद्र जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। वही बात करते हैं जो गोल्जी बॉडी का निर्माण करना, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतः पदार्थ है, वो क्या करता है? गोल्जी बॉडी का निर्माण करता है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आ जाए कि गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करता है, तो अंतः पदार्थ करती है। और इसका गोल्जी बॉडी का निर्माण करके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गोल्जी बॉडी को साथ में लेकर किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो ये पूरा ये प्रोसेस आपका हो गया। अब अगला अपना जो ऑर्गन है वो लाइसोसोम है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना जेड की तैयारी करना चाहते हैं पर कोचिंगों में नहीं जा पा रहे, और यूट्यूब पर उनको पूरा फ्री कोर्स मिलेगा। ऐसी क्लास पूरी क्लास आपको देते रहेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।